जो बाइडेन ये भरोसा जता रहे थे कि सोमवार आते आते 4 या 5 तारीख तक इसराइल और हमास के बीच में, इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में समझौता हो जाएगा, सीज़ फायर हो जाएगा। लेकिन अब हमास के जिस तरह के बयान आए हैं उनसे ये लगता है कि इस समझौते के पीछे इसराइल और अमेरिका की जो साजिश थी उसका पर्दाफाश करके हमास बहुत साफ कह रहा है कि जो शर्तें लगाई गई हैं इन शर्तों पर तो हम समझौता नहीं करने वाले। क्या शर्तें हैं, क्या बात है, डिटेल में आगे बताऊंगा। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर यह है कि लेबनान के बॉर्डर से हमास के हमलों की खबर आई है। लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह तो लगातार हमला कर ही रहा था, लेकिन अब यह खबर आई है कि हमास जो है वो लेबनान के बॉर्डर से भी हमला कर रहा है। पिछले 2-3 दिनों में इसराइल के कई सारे सैनिक हताहत हुए हैं और घायलों की संख्या बहुत बड़ी है। बताया यह जा रहा है कि 12,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक जो हैं वो विकलांग हो गए हैं, वो डिसेबल हो गए हैं। साथ में सीरिया से एक बड़ी खबर आई है। सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर एक बार फिर से हमले हुए हैं। काफी दिनों से ये हमले रुके हुए थे, लेकिन एक बार फिर से सीरिया में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं। इसकी खबर अमेरिका ने भी कंफर्म की है कि बाकायदा हमले हुए हैं। आगे की डिटेल्स जैसे जैसे आएंगी मैं अपडेट करूंगा। इस बीच में एक अलग तरह की खबर आपको बताता हूं। अमेरिका की जेल में बंद एक बंदा है हमजा, उसको 40 साल की सजा हुई थी। गलती से अपने ही परिवार के किसी आदमी की उसने हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से उसको 40 साल की सजा हुई थी। फलस्तीन के बारे में खबरें जब जेल के अंदर पहुंची तो पिछले कई दिनों से जेल में मजदूरी दिन भर करने की जो मजदूरी उसको मिलती थी वो मजदूरी उसने इकट्ठा की और इकट्ठा करके फलस्तीन के बच्चों के लिए दान कर दी। तो फलस्तीन के बच्चों का जो दर्द है वो सारी दुनिया में पहुंच रहा है। अगर कहीं नहीं पहुंच रहा है तो वो शायद अरब के हुक्मरानों से लेकर यूरोप और अमेरिका के हुक्मरानों तक नहीं पहुंच रहा है। खैर, देखते रहिए ये पूरा वीडियो, बहुत सारी डिटेल्स के साथ हाजिर हूं एक बार फिर। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं एक बार फिर से फिलिस्तीन, इजराइल और मिडिल ईस्ट की सारी डिटेल्स लेके। इस समय सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई खबर है तो वो खबर, या फिर हम ये कहें कि जिस एक खबर पे सबसे ज्यादा हंगामा दुनिया भर में मचा हुआ है वो ये कि रमजान के पहले पहले ये मुमकिन होगा कि नहीं कि गजा में एक सीज फायर हो जाए। मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं। पेरिस में मीटिंग हुई, कतर लगातार कोशिश कर रहा है, कैरो में मीटिंग हुई, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। पहले इजराइल मीटिंग से बाहर चला गया, फिर कैरो में उसने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे। पेरिस में जो मीटिंग हुई थी उसमें मोसाद के हेड गए थे और इस तरह से लगातार बात चल रही। और कल अचानक यह हुआ कि जो बाइडेन साहब हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनके ऊपर जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है इसराइल फलस्तीन को लेकर कि वहां सीज फायर कराया जाए। मैंने आपको बताया था कि एक अमेरिकी सैनिक ने खुद को आग लगा ली इजराइल के एम्बेसी के सामने और उसके बाद फिर से जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसकी विल जो आई है, वसीयत जो उसने लिखी है, उस वसीयत में यह लिखा है कि मेरी जो भी सेविंग है वो फलस्तीन के बच्चों के नाम कर दी जाए। अब मीडिया को कुछ ना कुछ तो करना था, तो मीडिया यह फैला रहा है कि वो मानसिक रूप से मेंटली फिट नहीं था। तो उसके दोस्त कल टीवी पर आए और टीवी पर आकर बाकायदा बताया कि न केवल वो मेंटली फिट था बल्कि वो लगातार फलस्तीन के बच्चों के बारे में सुन रहा था और बेहद दुखी था। अब आप ये बताइए, जो मेंटली फिट नहीं होता वो तो अमेरिका की एयरफोर्स में काम कर रहा होता। हाँ, वो बाकी अमेरिकियों की तरह या उन लोगों की तरह नहीं था जो फलस्तीन के मारे जा रहे बच्चों पर खामोश होकर रह सकें। असल में देखा जाए तो मेंटली अनफिट तो नेतन्याहू जैसे लोग हैं जिनके ऊपर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ता कि गद्दी बचाने के लिए वो सैकड़ों, हजारों बच्चों, शहरियों, औरतों, इनकी हत्याएं लगातार करते चले जा रहे हैं। असल में कहें तो मेंटली अनफिट तो ऋषि सुनक या जो बाइडेन या इस तरह के लोग हैं, अलग अलग मुल्कों के हुक्मरान हैं जिनके ऊपर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ रहा कि फलस्तीन में इतने सारे बच्चे मारे जा रहे हैं, शहर तबाह हो रहे हैं, औरतें तबाह हो रही हैं, और इसके बावजूद वो आराम से अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं। जो बाइडेन की मैं बात कर रहा था, जो बाइडेन कल टीवी पर आए, अमेरिकन टीवी पर आए, उनके हाथ में आइसक्रीम थी और आइसक्रीम खाते खाते उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीकेंड खत्म होने के बाद, यानी संडे के बाद, सोमवार मंगलवार कभी भी ये हो सकता है सीज फायर हो जाएगा। 4 मार्च की डेट ऋषि सुनक ने भी बताई। ऋषि सुनक जो
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 4 मार्च तक हो जाना चाहिए समझौता, यानी पूरी दुनिया में एक माहौल बना कि 4 मार्च तक समझौता हो जाएगा। और सच कहूं तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो बहुत कत्लो गारत हो गई, 4 मार्च तक ये समझौता हो जाएगा, सोमवार तक तो फलस्तीन के बच्चों को कुछ राहत मिलेगी और कम से कम फलस्तीनी रमजान आराम से अपना मना पाएंगे, रोजे रख पाएंगे और इफ्तारी खोल पाएंगे, कम से कम राहत वहां पहुंच जाएगी। और नार्दर्न गजा में खास तौर पे मैं आपको बताऊं, अभी हालत यह है कि सदर्न गजा में तो कुछ राहत पहुंच रही है, लेकिन नार्दर्न गजा में, उत्तरी जो गजा है, वहां पर 26 तारीख के बाद कोई ट्रक नहीं पहुंचा है। सैकड़ों ट्रक लाइन लगा के लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन इजराइल उनको नॉर्दर्न गजा में नहीं जाने दे रहा है। यहां तक कि यूएन की जो एजेंसी है रिफ्यूजीज के लिए, उसने भी अपना काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि यूएन की बसों पर, यूएन के लोगों पर लगातार इजराइल के हमले हुए हैं। और यूएन ने कहा कि जिस तरह से इजराइल हमारा रास्ता रोक रहा है, हमारे लिए यह मुमकिन नहीं है कि हम वहां पर राहत पहुंचा सकें। नॉर्दर्न गजा के बारे में लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां अकाल जैसा कंडीशन हो गया है, वहां पे भूखमरी जैसी कंडीशन हो गई है, कई बच्चों की डेथ हुई है। मतलब मैं आपको बताऊं कि जानवरों को जो खाना खिलाया जाता था उसको पीस के उसकी रोटियां बनाकर लोग खा रहे हैं, और वो रोटी खाने की वजह से कई बच्चों को इन्फेक्शन हुआ, उल्टियां आई और उनकी डेथ हो गई। ये कंडीशन नॉर्दर्न गजा में है। तो ऐसे में अगर कोई समझौता हो जाता, अगर सीज फायर हो जाता है, तो ये सबके लिए खुशी की बात होगी, आगे जो होना होगा वो होगा। लेकिन सीज फायर के अंदर अंदर अमेरिका और इजराइल ने इस पूरे समझौते के भीतर जो खेल किया था, लीक हुआ, वो बाहर निकल के आया। और बाहर निकल के आने के बाद कई अखबारों में जब उसकी डिटेल छपी, तो बाहर निकल के आने के बाद हमास का जो रिएक्शन आया है वो पढ़े जाने लायक है, समझे जाने लायक है, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इन्हीं शर्तों पर कोई समझौता होगा। अगर शर्तें बदलती हैं तो बात अलग। कल जो हमास के लीडर हैं हानिया, उनका बयान मिडिल ईस्ट के सारे प्रमुख अखबारों में छपा हुआ था। इस बयान में उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात यह की कि मिलिट्री की सहायता से जो गोल अचीव नहीं कर पा रहा है इजराइल, पॉलिटिकल तरीके से उसको वो सारा कुछ करने के लिए अमेरिका सहायता कर रहा है। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबको यह लग रहा है कि हमास के साथ जो वार चल रहा है इजराइल का, उसमें इजराइल लगातार जीतता जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें आती हैं वो तस्वीरें तबाह घरों की, बच्चों की और बाकी सारी चीजों की आती हैं। मैं कई बार बता चुका हूं कि ऐसी एक तरफा सिचुएशन नहीं है। अगर ऐसी एक तरफा सिचुएशन होती तो 4 महीने का वक्त बहुत बड़ा होता है। छोटा सा इलाका है गाजा का, अभी तक वो कब्जा कर चुका होता और सारा कुछ अपने मन मुताबिक कर चुका होता। लगातार वहां लड़ाई चल रही है, लगातार खबरें आ रही हैं। ऐसी खबरें आई हैं कि वहां के जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को यह कहा गया है कि कितने सैनिक वहां पर भर्ती हैं, इस बारे में कुछ भी ना बताया जाए। अगर कोई भी मीडिया पूछता है तो उसको इसका आंकड़ा ना दिया जाए। जो अलग अलग जगहों से आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 12,000 से ज्यादा इजराइल के सैनिक जो हैं वो डिसेबल हुए हैं, यानी किसी की टांग कट गई है, किसी का हाथ कट गया है, वगैरह वगैरह, वो पूरी तरह से विकलांग हो गए हैं। 12,000 से ज्यादा। इसके अलावा 30,000 इजरायली सैनिक जो हैं वो अलग अलग मेंटल हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं। इस जंग के चलते उनके दिमाग के ऊपर जो असर पड़ा है उसके चलते 30,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक जो हैं वो अलग अलग मेंटल हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं। अभी कल परसों में 26 लोग मारे गए हैं। कल 2 लोग और मारे गए हैं जिनकी तस्वीर इजराइल ने जारी की है, और यह दुनिया जानती है कि इजराइल अपने मारे हुए सैनिकों की संख्या हमेशा कम करके बताता है, तो भी यह संख्या 550 से ज्यादा की बताई जा रही है। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इजराइल का अपना भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है। लगातार उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं। हमास लगातार रिलीज कर रहा है वीडियो जिसमें हम देख पाते हैं कि उनके टैंक उड़ाए गए और ये सारी चीजें हुई। तो सिर्फ जंग के सहारे गजा को कब्जा करना इनके लिए कम से कम अभी तक आसान नहीं है, जिसकी वजह से ये बार बार रफा पे हमले की बात कर रहे हैं। हमले में ये यही करते हैं कि आसमान से बम बरसाते हैं। आसमान में है इनके पास ताकत, आसमान से बम बरसाते हैं और बच्चों और औरतों को मारते हैं। यहां पर रुक के मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं जिसके बारे में शायद कोई और आपको नहीं बताएगा। विकीलीक्स याद है,
असांजे का जब विकीलीक्स आया था, जिसमें बहुत सारे अमेरिका के गोपनीय डॉक्यूमेंट उसने ओपन कर दिए थे, उसके बाद से असांजे को, जूलियन असांजे को लगातार गिरफ्तार करके रखा गया है। उसमें एक कागज जो था वो इजराइल के बारे में भी था, बहुत सारे थे, लेकिन उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कागज है जो इजराइल के बारे में है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस कागज में लिखा हुआ यह है कि इजराइल की पॉलिसी का यह हिस्सा है कि ज्यादा से ज्यादा घरों को तबाह करो, औरतों और बच्चों को मारो। अब दुनिया भर में जंग की जो तहजीब है, जब जंग लड़ी जाती है तो उसमें औरतों और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, आम शहरियों के घर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। यह यूएन के नियम है। लेकिन इजराइल जब भी जंग करता है, चाहे उसकी हिजबुल्लाह से हुई पहली जंग हो या अभी उसकी जंग हो रही हो या इसके पहले जब जब उसने फलस्तीन पे हमला किया या नकबा का पीरियड हो, 1948 से लेकर अभी तक इजराइल ने बाकायदा अपनी पॉलिसी बनाई हुई है कि ज्यादा से ज्यादा औरतों और बच्चों को मारो। आप सोचिए कितने कायर और नपुंसक लोग हैं कि सैनिकों से लड़ने में इनकी हालत खराब होती है, लेकिन जब सैनिकों से लड़ते हैं तो मेंटली इल हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाते हैं, लेकिन औरतों और बच्चों के ऊपर हमला करते हैं ताकि आदमी कमजोर पड़ जाए। आप जानते हैं कि एक बार हमको चोट लगे तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब घर की औरतों और बच्चों को चोट लगता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। यही पॉलिसी अपनाते हैं जब भी जंग लड़ते हैं, और इसी पॉलिसी के तहत अभी तक इन्होंने गाजा में तबाही की है। इनके अपने सैनिक मारे गए हैं, अपने टैंक उड़ाए गए हैं। बीच में खबरें आई थीं और बहुत पक्की खबरें आई थीं कि रफा को लेकर कम से कम और गजा में लड़ाई जारी रखने को लेकर नेतन्याहू और जो उनके आर्मी चीफ हैं उनके बीच में ठनाठनी चल रही है, उनके बीच में लगातार तनाव चल रहा है। नेतन्याहू कह रहा है रफा पर हमला करो, और आर्मी कह रही है कि हम इतनी लड़ाइयों के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और लगातार बता रहा हूं कि लड़ाई सिर्फ साउथ में नहीं चल रही है, लड़ाई नॉर्थ में भी चल रही है। नॉर्थ में हिजबुल्लाह के साथ लगातार लड़ाई चल रही है, और अब हालत यह है कि लेबनान में हमास के जो ठिकाने हैं वहां से भी लगातार मिसाइलें गिराई जा रही हैं, जिससे पूरा नॉर्दर्न इजराइल खाली है। लोग वहां से निकलकर नीचे के इलाकों में आ गए हैं, क्योंकि वहां लगातार सायरन बज रहे हैं। कल की मैं आपको घटना बताऊं कि आर्मी के जो चीफ हैं, इजरायली आर्मी के चीफ हैं, वो वहां पर गए हुए थे नॉर्दर्न इजराइल में और निरीक्षण कर रहे थे चौकियों का। जिस समय वो निरीक्षण कर रहे थे उसी समय वहां पर दर्जनों रॉकेट गिरे। अब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की लड़ाई वहां चल रही है। और हालत यह है कि इजराइल के अंदर की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगर हम वहां लड़ने गए तो मैड सिचुएशन होगी, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की होगी, यानी लेबनान तबाह होगा तो हम भी तबाह हो जाएंगे। अमेरिका कह रहा है लेबनान से लड़ाई को फुल स्केल पे मत ले जाओ। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं कि लड़ाई जितनी आसान इजराइल के लिए बाहर से दिख रही है उतनी आसान वहां पर है नहीं। यह अलग बात है कि अमेरिका में जो अमेरिका का गोदी मीडिया है वो जिस तरह से वाइट वॉश कर रहा है, जिस तरह से इजराइल की खबरें जो आ रही हैं, फलस्तीन की खबरें जो आ रही हैं, उसमें बच्चों की, औरतों की जो हत्याएं लगातार हो रही हैं उसको दबाने की, उसको ना दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके चलते अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा आज भी यह मानता है कि इजराइल सही है, लेकिन इजराइल के अंदर, इजराइल के बाहर सारी दुनिया में छवि तो खराब हो ही रही है। आर्मी लगातार लड़ाई तेज करने के पक्ष में नहीं है, आर्मी को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। इसमें खेल यह खेला गया है कि सीज फायर के बहाने पॉलिटिकल तरीके से, बातचीत से, लीगल तरीके से वो सारा लक्ष्य, वो सारा एम हासिल कर लिया जाए जो जंग से नहीं हो पा रहा है। ये बात हानिया कह रहे हैं। साथ में हानिया ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया है। बयान क्या दिया है? अपील की है। मैं आपको बता चुका हूं कि अल-अक्सा मस्जिद में रमजान के दौरान कितने लोग आएंगे इस पर प्रतिबंध लगाया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, यानी लिमिट कर दी है कि इतने ही लोग अल-अक्सा मस्जिद में आ सकते हैं। आप जानते हैं कि वैसे भी हर शुक्रवार को, हर जुमे को जब लोग अल-अक्सा मस्जिद के लिए जाते हैं तो उनको रोकने की, उनको मारने पीटने की कोशिश की जाती है इजरायलियों द्वारा। तो हानिया ने सीधे सीधे यह कहा है कि रमजान के दौरान इजराइल के अंदर जितने भी अरब मुस्लिम रह रहे हैं वो सारे के सारे पहुंचे अल-अक्सा मस्जिद के अंदर और पूरे रमजान के दौरान अल-अक्सा मस्जिद के अंदर रहें। इस बात की बिल्कुल नाफरमानी करें कि वहां पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है। यानी एक लाइन में कहें तो बेंजामिन नेतन्याहू का जो प्रतिबंध है अल-अक्सा मस्जिद में कम से कम लोग जा सकें, यह जो कोशिश है इसकी नाफरमानी करने की बात कही है
हानिया ने, और अगर सीज फायर नहीं होता है तो ये अपने आप में एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है इजराइल के अंदर। इसमें दो चीजें शामिल हैं। पहली चीज इस जंग के मुतल्लिक, और दूसरी इस जंग के बाद किस तरह का गजा में शासन बनेगा इसके मुतल्लिक। जंग के मुतल्लिक यह है कि हमास लगातार यह डिमांड कर रहा है कि परमानेंट सीज फायर हो। हानिया का पहले भी बयान आ चुका है और भी बहुत सारे लोगों का बयान आ चुका है कि सीज फायर हो तो परमानेंट सीज फायर हो, यानी जंग हमेशा के लिए फिलहाल रोक दी जाए। लेकिन इजराइल इस बात पे लगा हुआ है कि 6 हफ्तों के लिए जंग रोकी जाए, और अमेरिका भी इसी बात पर जोर दे रहा है कि फिलहाल 6 हफ्तों के लिए यह जंग रोकी जाए। ब्रिटेन तो उसके सुर में सुर मिलाता ही है। अब देखिए अमेरिकी अखबारों की बदमाशी, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि गोदी मीडिया हमारे यहां ही नहीं वहां भी है। अमेरिकी अखबारों में छप रहा है कि हमास ने सीज फायर से मना किया, मतलब जो परमानेंट सीज फायर मांग रहा है वो सीज फायर से मना कर रहा है, और जो 6 हफ्ते के सीज फायर का खेल खेल रहा है वो सीज फायर के हक में है। इस तरह की बदमाशी सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया कर सकती है, चाहे वो हिंदुस्तान की हो चाहे अमेरिका की, कि ब्लेम दिया जा रहा है हमास को कि वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमास ने परमानेंट सीज फायर मांगा है। क्योंकि 6 हफ्ते का अगर सीज फायर होता है और उन 6 हफ्तों में सारे लोगों को रिलीज कर देता है हमास, जितने लोगों को उसने अगवा करके रखा हुआ है, तो उसके 6 हफ्ते बाद अगर इजराइल हमला करता है तो क्या होगा? कौन आएगा जिम्मेदारी लेने? बाइडेन साहब को तो याद ही नहीं रहता है, उनका दिमाग ही काम नहीं करता है, वो भूल जाएंगे उन्होंने क्या कहा था। कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दूसरी बात रिहाई को लेकर है। हमने देखा था कि जिन फलस्तीनियों को रिहा किया था इजराइल ने पिछली बार जब सीज फायर हुआ था, सीज फायर खत्म होने के बाद उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया इजराइल ने। क्या गारंटी है कि इस समय जिन लोगों को वो रिहा करेगा, जो बात की जा रही है कि 4 के बदले 40 या इस तरह की जो बातें की जा रही हैं, जो रिहा करेगा जिन लोगों को, उन लोगों को फिर से गिरफ्तार नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसीलिए जरूरी यह था कि परमानेंट सीज फायर किया जाता, नंबर 1। नंबर 2, उनकी डिमांड थी, हमास की डिमांड है कि गजा के अंदर से इजराइल पूरी तरह से विड्रॉ करे, यानी इजराइल अपनी सारी की सारी सेना जो गजा में है उसको हटा ले। इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। इजराइल क्या कह रहा है? इजराइल यह कह रहा है कि वहां पर हमारी सेना जैसे थी वैसे रहेगी, जैसे वेस्ट बैंक में सारी सिक्योरिटी हम देते हैं, चारों तरफ से घेर के रखते हैं, और जो नहीं कहा जब मन करता है तब किसी फलस्तीनी को उठाकर मार देते हैं, वही आजादी वो गजा में चाहता है। अब यह आजादी जंग से मिलने वाली तो नहीं, क्योंकि जंग में वो जीतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पॉलिटिकल तरीके से बातचीत करके वो वहां पर गजा में युद्ध के बाद, जंग के बाद एक ऐसी सरकार बनवाना चाहता है जिस सरकार के पास न दांत हो, न नाखून हो, न कोई पावर हो, जिसका काम केवल नाली साफ करवाना और सड़कें ठीक ठाक करवाना हो, इसके अलावा उसके पास कोई काम न हो। और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी, सारा कुछ जो है वो इजराइल की हो। यानी एक लफ्ज में अगर कहा जाए, एक लाइन में अगर कहा जाए, तो गजा के ऊपर वो पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। चारों तरफ उसकी आर्मी हो, उसकी पुलिस हो, सब कुछ उसका हो। यानी गजा में जो फलस्तीन की थोड़ी बहुत सांसें बची हुई हैं, वो सांसें भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। और इतना ही नहीं, वहां के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा यह भी तय करना चाहता है। यानी वहां की सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल पूरी लाइफ पर वो कब्जा करना चाहता है। और ये जो उसका उद्देश्य है, जब जंग से वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो बातचीत में उसने ये सारे क्लास डाले हैं जिसका हमास विरोध कर रहा है। हमास लगातार ये डिमांड कर रहा है कि आप सारा का सारा गजा खाली करके जाएं, उसके बाद गजा में, गजा और वेस्ट बैंक के लोग जिसको चाहें उसको अपना शासक चुने। पीए के बारे में आप जानते हैं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, वहां के जो प्रधानमंत्री साहब हैं, सदाया साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और नई सरकार बनने की बात है। और यह भी आप जानते हैं कि अभी सोमवार को, मंडे को मीटिंग होगी मास्को में, जहां हमास के लीडर्स भी होंगे, पीए के लीडर्स भी होंगे, फतह के लीडर्स होंगे, बाकी भी जो वहां ग्रुप्स हैं, इस्लामिक जिहाद वगैरह, उनके लीडर्स होंगे और उनके बीच में बातचीत होगी। हमास पहले ही कह चुका है कि हम नेशनल गवर्नमेंट के लिए तैयार हैं, और पूरी दुनिया में यह बात शुरू हो गई है कि फलस्तीन को अलग नेशन बनाया जाए, फलस्तीन को आज़ाद नेशन बनाया जाए। आप जानते हैं कि दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्क फलस्तीन को मान्यता देते हैं। अगर यूरोप, अमेरिका जैसे कुछ और मुल्क ये मान्यता दे देंगे तो फलस्तीन आज़ाद मुल्क की तरह
हो जाएगा। और आप जानते हैं जब यह खबर आई तो नेसेट के अंदर, जो इजराइल का संसद है, उसके अंदर बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा प्रस्ताव पास करा लिया कि इजराइल की मर्जी के बिना आप फलस्तीन को आजाद नहीं कर सकते। यानी फलस्तीन को आजादी नहीं मिलेगी इजराइल के मर्जी के बिना, फलस्तीनी अपने हिसाब से शासन नहीं चला पाएंगे, फलस्तीन की कोई सेना नहीं होगी। यह सब कुछ आप रखना चाहते हैं अपने हाथ में, तो आप बताइए सीज फायर क्यों होगा? आपको लगता है कि आपकी जंग से डर के सीज फायर हो जाएगा? तो हमास ने साफ साफ कहा है कि हम लड़ाई को जारी रखने के लिए तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते रहिए जंग। और फलस्तीन के लोग और फलस्तीन का जो शासक है हमास, मैं बार बार बता चुका हूं कि हमास कोई आसमान से नहीं पैदा हुआ है, हमास बाकायदा वहां चुनाव जीतकर सत्ता में आया था। तो हमास और फलस्तीनी लोग तैयार हैं जंग करने के लिए। जितने दिन आप जंग करना चाहते हैं जंग करते रहिए, यह बात कही है हमास ने। और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अभी तुरंत इन शर्तों पे कोई समझौता हो सकता है। समझौता तभी होगा जब इजराइल कुछ और शर्तें माने, अपनी शर्तें ढीली करे। और इसीलिए कतर, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है वहां पर इस सीज फायर को कराने के लिए, मेडिएट कर रहा है, उसका भी कल बयान आया, जिस बयान में उसने कहा कि बहुत ज्यादा प्रगति नहीं है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। असल में नेतन्याहू जिस तरह से सत्ता पर कब्जा बनाए रखना चाहता है, पूरी दुनिया में अब उसकी लानत मलामत भी शुरू हो गई है। जर्मनी, जो ऐसे तो हमेशा इजराइल के साथ है, उसने गजा में जो पोस्ट वार प्लान्स हैं, यानी जंग के बाद जिस तरह के प्लान हैं जिसमें एक तरह से गजा के ऊपर इजराइल के पूरे कब्जे की जो प्लानिंग है उसकी निंदा की है। ब्रिटेन ने निंदा की है और बहुत सारे मुल्क पहले भी निंदा कर चुके हैं। अमेरिका के साथ भी लगातार इनका पब्लिक स्पैट चल रहा है। मतलब मैं आपको बताऊं कि बाइडेन ने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसके चलते इजराइल की छवि पूरी दुनिया में गिरी है, तो नेतन्याहू ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। तो नेतन्याहू एक तरफ अपने देश के अंदर और दूसरा देश के बाहर भी लगातार अकेला पड़ रहा है, कोने में जा रहा है और अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए वो लगातार ऐसी कोशिशें कर रहा है जिससे या तो सीज फायर ना हो, और अगर सीज फायर हो तो भी वो टेम्पररी हो, ताकि वो गजा के अंदर अपनी हरकतें अपनी जनता को दिखाकर वोट ले सके। और जो जियोनिस्ट माइंड है उसका, जिस तरह से वो सोचता है कि पूरे फलस्तीन को खत्म करके हम पूरे इलाके को इजराइल बना लेंगे, जिसका नक्शा उसने बाकायदा यूएन में दिखाया था, वो सपना पूरा करने के लिए काम करना चाहता है। इसीलिए हानिया का बयान इसी मामले में समझा जाना चाहिए, इसी लिहाज से समझा जाना चाहिए कि उन्होंने कहा कि बहुत सीधी सी बात है कि जंग से जो आप हासिल नहीं कर सके वो समझौते के टेबल पर बैठकर आपको हम हासिल नहीं करने देंगे। एक सवाल फलस्तीन में हुई तबाही का जो हर्जाना है उसकी बात भी है। आपको मैं बता चुका हूं कि सऊदी अरबिया से अमेरिका कह रहा है कि फिर से यहां पे जितनी तबाही हुई है उसको ठीक करने के लिए, इसको फिर से बसाने के लिए आप पैसा दें। और सऊदी अरबिया ने साफ साफ कहा है कि जब तक फलस्तीन को आजादी नहीं मिलती तब तक हम यहां पर कोई खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हम खर्च करें 4 साल बाद इजराइल फिर तबाह कर देगा, फिर आप हमसे कहोगे खर्च करने को। फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के जो नेता हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि फलस्तीन में जो भी तबाही हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार इजराइल है। इसलिए इजराइल को ही यह सारा हर्जाना देना चाहिए। यहां के रीडेवलपमेंट में जितना भी पैसा खर्च होता है वो इजराइल को देना चाहिए। और अगर हम देखें तो यह बिल्कुल लॉजिकल है कि जिसने बर्बाद किया है वो खर्चा दे। तो ये ढेर सारे मुद्दे हैं जिस पर बात चल रही है। उधर मैं आपको बताऊं कि इजराइल के अंदर साउथ इजराइल से एक मार्च निकलना शुरू हुआ है उन लोगों का जिनकी फैमिलीज के लोग अगवा हुए हैं। उन लोगों का यह कहना है कि नेतन्याहू फालतू की बातें कर रहा है, सीज फायर हो सकता है, लेकिन वो सीज फायर नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको अगवा किए हुए लोगों की चिंता नहीं है। इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह होनी चाहिए थी कि अगवा किए हुए लोगों को रिहा किया जाए। और अपनी यह डिमांड लेके वो 4 दिनों का मार्च लेकर निकले हुए हैं। इसी बीच में वहां म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हुए, बहुत शोर किया गया कि युद्ध के बीच भी हम म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस कर रहे हैं। जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो पता चला कि 50% जो वहां पे मतदाता हैं, आधे से ज्यादा वोटर्स ने वोट ही नहीं किया। इसके अलावा भी कुछ बहुत मजेदार खबरें आई जो इजराइल के बारे में आप सबको लगता होगा कि जंग में वो लगातार जीतता जा रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। इजराइल के जो आईओएफ के हेड हैं,
इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स के जो हेड हैं, उनका एक बयान आया कि अब आर्मी के अंदर हर आदमी को भर्ती होना पड़ेगा। दरअसल वहां जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, जो पक्के वाले ज्यू हैं, तोरा जुडिज्म को मानते हैं, जो जियोनिज्म का समर्थन नहीं करते हैं, वो पूजा पाठ अपना करते हैं और उन लोगों को हमेशा से आर्मी में शामिल होने से छूट मिली हुई थी। बाकी तो इजराइल के हर नागरिक को आर्मी में सेवा देनी पड़ती है। अब इजराइल के आर्मी के हेड कह रहे हैं कि इनको भी आर्मी में भर्ती होना चाहिए, क्योंकि यह जरूरत है, हमारे इतने लोग मारे जा रहे हैं। नए लोग अगर भर्ती नहीं होंगे तो हम काम कैसे करेंगे। आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ हिजबुल्लाह की रैंक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, खबर आई थी कि 25,000 नए लोग जुड़ गए, जहां हमास के इतने लोग दावा हो रहा है कि मारे जा रहे हैं, उसके बाद भी हमास के पास सैनिकों की कमी नहीं है, वहीं इजराइल कह रहा है कि उसको अपने सैनिकों की, नए सैनिकों की जरूरत है, क्योंकि सैनिकों की कमी हो गई है। इन सब के बीच एक बहुत मजेदार और मैं कहूं कि बहुत दिमाग खोलने वाला बयान आया है। इजराइल के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं एहुद ओलेमेंट, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल अगर रफा पर हमला करता है तो गजा और रफा के लिए जो होगा सो होगा, लेकिन यह इजराइल के अपने वजूद के लिए खतरा बन सकता है। मैं जो बातें कह रहा हूं, मुझे लगता है कि वो बातें एहुद साहब के इस एक बयान में सिमट गई हैं। वो बहुत साफ, वो वहां के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वहां की आर्मी को, वहां के समाज को और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से जानते हैं। और इन सब के मद्देनजर वो कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने स्वार्थ में रफा पर हमले की बात कर रहा है, लेकिन अगर रफा पर हमला होता है तो वो पूरे के पूरे इजराइल के लिए भी खतरनाक होगा। ये इस समय हालात हैं, ये मंजर है, और यहां से देखते हैं बातें कहां आगे जाती हैं। समझौते की बात बनती है, सीजफायर होता है, या फिर यह जंग आगे भी जारी रहती है। सारी समस्या जो है वो रमजान की है। सुनक भी कह रहे हैं कि रमजान के पहले अगर समझौता हो जाए तो अच्छी बात है। कतर भी यही चाहता है, चाहते सब हैं। अगर कोई नहीं चाहता है, सच में नहीं चाहता है, तो वो बेंजामिन नेतन्याहू है, क्योंकि वो जानता है कि अगर परमानेंट सीजफायर हो गया, जंग रुक गई, तो मेरे नीचे से कुर्सी कब निकल जाएगी मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू को जो ये सारे लोग पाल पोस कर बड़ा किया है, इन लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू जैसे शैतान को आदमकद से ज्यादा बड़ा कर दिया है। अब देखते हैं कि उसकी बातें सुनते हैं या उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाते हैं कि ये जंग रुके। अगर ऐसा ये नहीं करेंगे तो बाकी जो खाड़ी मुल्कों के लिए होगा वो होगा। खुद इजराइल के वजूद पर जो खतरा सामने दिखाई दे रहा है वो भी बढ़ता चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, और शुक्रिया कहना आप लोगों का बहुत जरूरी है। आप लोगों के कमेंट्स देखकर इतना अच्छा लगता है, इतने सारे लोग कमेंट करते हैं। व्यूज तो जो आते हैं वो आते ही हैं, लेकिन जितने कमेंट्स आते हैं उन्हें पढ़कर लगता है कि चलो हमारी बात देश दुनिया में दूर दूर तक पहुंच रही है। सुनते रहिए वीडियोस, लगातार कमेंट करते रहिए, और ये अपील तो मुझे करनी ही पड़ेगी, अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। 3 रुपए रोज से भी कम पर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। जहां मैं बोल रहा हूं उसके ठीक नीचे ज्वाइन की बटन है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहां पर भी लिंक है, और जो पिन कमेंट है उसमें भी लिंक है। इसके अलावा आप हमारी डायरेक्टली मदद भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर करना, ये तो जरूरी है ही, क्योंकि आप हमें ताकत देंगे तभी तो हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच बोल सकेंगे।